हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशी शेतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। और आप लोग कौन हैं? आप लोग हैं होने वाले स्कूल लेक्चरार और उसके बाद होने वाले कॉलेज लेक्चरार। तो फिफ्थ क्वेश्चन, आज हमारा 12वां सैम्पल पेपर है। उसके अंदर जो हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, द प्रोप्राइटरी रेशो इज। तो आपसे इन्होंने पूछा है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में स्वामित्व अनुपात क्या होगा। तो आपको झट से इसका फॉर्मूला याद आना चाहिए कि प्रॉपराइटरी रेशो। तो व्यापार के प्रॉपराइटर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही व्यापार में पैसे लगाते हैं। तो आपको ऊपर रखना है शेयर होल्डर और नीचे रखना है आपको टोटल असेट्स। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, आपको करंट एसेट दे रखे हैं और आपको नॉन करंट एसेट दे रखे हैं। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 180 और 7,20,000 यानी 9 लाख रुपए के आपके असेट्स हो गए। और शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका आ जाता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ऊपर आ गया आपका 5,40,000, ठीक है, इंटू 100 रखेंगे, यानी इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो 60% आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी रेशो है वो है 60%, और यू कैन से 0.6:1। सॉरी, इसे प्रॉपर्टी रेशो को परसेंटेज में नहीं एक्सप्रेस करते, 0.6:1 इसका सही आंसर होगा। बी इसका आंसर रहेगा। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए आंसर। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी रेशो का फॉर्मूला ये होता है, टोटल एसेट निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे और आपका आराम से आंसर 0.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीट के अंदर 12वां क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी 12वें सैंपल पेपर का 12वां क्वेश्चन ये है, राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो राम के कैपिटल खाते में 2 लाख है और 50,000 है, यानी इसके खाते में टोटल आप कह सकते हो 2.5 लाख रुपए है। बाय द वे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण की कैपिटल में 2,40,000 और 10,000 डेबिट चल रहा है। फर्म ने 90,000 का प्रॉफिट कमाया है और इनकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो मुझे पता है क्या पूछेगा, बट आप एग्जाम में होते हैं और नया नया क्वेश्चन एकदम से सामने आता है तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे चबा चबा के पढ़िएगा कि फर्म ने औसतन 90,000 का लाभ अर्जित किया, यदि प्रत्याय की सामान्य दर 10% हो तो पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्वेश्चन खुल गया आपके सामने, ये गुडविल का क्वेश्चन है, कैपिटलाइजेशन मेथड से होगा। तो अब अपने को एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। वो चेक यही करते हैं कि अपने को मौके पे चीज़ स्ट्राइक करती है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें कमाना चाहिए उसका हम अंतर देखेंगे। आराम से बात करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि राम की कैपिटल 2.5 लाख है। अगर आप लक्ष्मण की कैपिटल को देखें और इसके करंट अकाउंट के बैलेंस को समझें, इसके करंट अकाउंट में डेबिट है यानी नेगेटिव कैपिटल है, तो इसकी कैपिटल हो गई 2,30,000। राम और लक्ष्मण की जो कैपिटल है वो है मिला के 4,80,000 रुपये, और 4,80,000 पे जो इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10% यानी 48,000 रुपये। तो मैं ये कहता हूँ कि 48,000 रुपये तो इस फर्म को कमाने चाहिए, और ये फर्म बाय द वे 90,000 रुपये कमा रही है। नो डाउट ये कंपनी या ये फर्म 42,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, और अगर ये सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो डेफिनेटली इनकी गुडविल होगी, तभी तो ये हो रहा है। तो आप सुपर प्रॉफिट रखेंगे ऊपर, अपॉन में रखेंगे रेट इंटू 100, ऐसे करके इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। सुपर प्रॉफिट को देखकर आप गुडविल का अंदाज़ा लगाएंगे। तो 42,000 जो व्यापार सुपर प्रॉफिट जनरेट करता है उसकी गुडविल 4,20,000 रुपये की रही होगी। और ये स्क्रीन पे मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। पहले राम का कैपिटल आ गया, लक्ष्मण का कैपिटल आ गया, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपको पता लग गया कि कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए। जितना हम ज़्यादा कमा रहे हैं उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और फिर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे तो उसका फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि खाली वो ये पूछ लेता कि बताइए कि आप गुडविल कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करके, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं, और वो कहलाता है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपका इसका आंसर रहेगा 4,20,000 रुपये, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पूछता है, फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एक्सेप्ट। निम्न में से क्या एकल प्रविष्टि पद्धति की सीमा नहीं है। तो पहले तो आपको ये याद आना चाहिए कि अकाउंटेंसी में एक सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि मोस्ट पॉपुलर मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। एक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके अलावा कैश बुक वाला सिस्टम भी होता है, और एक महाजनी सिस्टम या इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी होता है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी खामियां होती है, बहुत सस्ता होता है बट उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहला,
पहला लिखा है कि अंडर दिस सिस्टम नो रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें केवल पर्सनल अकाउंट बन पाते हैं, आपके नॉमिनल और रियल अकाउंट तो बनते ही नहीं है। तो ये इसका लिमिटेशन है। मैंने यहाँ पे एल लिखा है, एल फॉर लिमिटेशन, सीमा, सीमा यानी कमी या दोष कह लीजिए। दिस मेथड इज हाईली फ्लेक्सिबल, दैट इज इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, लेकिन ये इसका एडवांटेज है। ये जो उन्होंने सेकंड लिखा है ना कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होता है, व्यापार की आवश्यकता के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो ये इसका एडवांटेज है। बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर टू शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात बिल्कुल सही है कि आप एक बैलेंस शीट नहीं बना पाते, बनाने को आप बनाते हो लेकिन उसे अपन बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वो बैलेंस शीट नहीं होती क्योंकि वो लेजर से ड्रॉ नहीं होती है, वो एस्टीमेट्स के बेसिस पे होती है, इधर उधर की सूचनाओं के बेसिस पे होती है। तो ये भी बैलेंस शीट ना तैयार हो पाना भी इसका लिमिटेशन है। और इट इज़ द इनकम्प्लीट सिस्टम टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये अकाउंट्स को बनाने का एक कहें अपूर्ण पद्धति है, इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक सिस्टम है जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। तो जो सेकेंड पॉइंट दे रखा है वो ऑड वन आउट है, यानी वो इनमें से अलग है क्योंकि वो एक इसका एडवांटेज है। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट इज द वेयर एंड टीयर इन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड। पूंजीगत वस्तुओं में जो घिसावट होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, इसमें बाकी ऑप्शन थे स्टॉक, फ्लो, इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है कि ये वैसे नेशनल इनकम वाले टॉपिक में से क्वेश्चन ड्रॉ हुआ है। इसे आप ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन भी समझ सकते हो क्योंकि जो हमें पता है कि जो मशीन है, उस मशीन या प्लांट है, उसे टेक्निकली हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब कैपिटल गुड्स में जो घिसावट होती है, जो वेयर एंड टियर होता है, टूट फूट होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। बाय द वे स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय विशेष पे जो आपके पास लोन का अमाउंट होता है, यानी जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में कितना पैसा हमने उधार ले रखा है, या हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, या हमारे देश की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आबादी, पॉपुलेशन कितनी है, तो ये सब स्टॉक कहलाता है। ठीक है। फ्लो ये होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी सेल कितनी हुई, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी जीडीपी क्या रही, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारी बर्थ रेट क्या रही। तो जो फ्लो वाली चीज़ें होती हैं, जो फ्लो वेरिएबल होते हैं, वो ये रहते हैं। डेप्रिसिएशन तो आप जानते हैं कि जो वियर एंड टियर होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये सर, तो इसका आंसर सिंपली सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 41 ये पूछता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। देखिए क्वेश्चन सब आसान होते हैं अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है। तो ये कौन सा टॉपिक है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट वाला टॉपिक है। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वाले टॉपिक में जैसे मान लीजिए कि 8 लाख की सेल तो हमें करनी ही चाहिए, जिसे हम अपनी ब्रेक इवन पॉइंट सेल कहते हैं, और बाय द वे 10 लाख की सेल हम कर पा रहे हैं, तो हमारी एक्चुअल सेल और बीईपी सेल का जो गैप होता है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, मैंने सीधा ही इसका आंसर बता दिया। पहले में इसने कहा है प्रोजेक्टेड सेल और एक्चुअल सेल। वैसे प्रोजेक्टेड सेल क्या होती है? बजट के आधार पे जब आप अंदाज़ा लगाते हैं, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारी इतनी सेल होगी, अंदाज़ा लगाते हैं, वो होती है प्रोजेक्टेड सेल। एक्चुअल सेल तो आप जानते ही हैं। बट जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, जिसे अपन एमएस कहते हैं शॉर्ट में, एमएस किसका अंतर होता है? जो सेल हम कर रहे हैं एक्चुअली, और जो सेल हमें नो प्रॉफिट नो लॉस के बिंदु तक पहुंचने के लिए करनी ही पड़ेगी, उन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखेंगे तो आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही पाएंगे। ठीक है सर, और ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर कहता है आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 परसुएंट टू रिकमेंडेशन ऑफ। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश डैश की सिफारिशों के अनुसार की गई। गोरवाला समिति, तलवार समिति, हिल्टन यंग कमीशन। सर उस समय अंग्रेजों का राज था, 1935 की बात है, तो उस समय जो था वो था हिल्टन यंग कमीशन, जिन्होंने कहा कि देश के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, देश का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 बना और उसके बाद इन्होंने 1935 से कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये हिल्टन यंग कमीशन है। गोरवाला समिति का संबंध एसबीआई की स्थापना से है, और तलवार समिति का संबंध जो है वो जो बैंक कस्टमर्स को सर्विस देते हैं उसके ऊपर वैसे बहुत सारे कमीशन हैं, उसमें से एक तलवार समिति भी थी जो कस्टमर सर्विस के ऊपर बात करती है। तो खैर अभी इसका आंसर हिल्टन यंग कमीशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है
ठीक है। एक तो उसके अंदर होता है करंट अकाउंट, यानी कुछ ट्रांजैक्शन तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं और कुछ होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसको हम जो फॉरेन ट्रेड को स्टडी करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी समझना पड़ता है, तो उसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से मिलके वो बनता है। मैं अगले में इसकी आपको इमेज भी दिखाता हूँ। इसका आंसर बाय द वे ए रहा। देखिए इसकी इमेज देखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जैसे रिसिप्ट की तरफ तो देखिए पैसा जो आ रहा है इंडिया में, और पेमेंट जो पैसा इंडिया से जा रहा है। तो जैसे गुड्स एक्सपोर्ट करने से, सर्विसेज एक्सपोर्ट करने से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, या जो यूनिलैटरल रिसिप्ट्स होते हैं उनसे तो पैसा आ रहा है। ये सब करंट ट्रांजैक्शंस यानी चालू खाते की मदें हैं। तो इसके अंदर आप ये भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं कि चालू खाते की मदें कौन कौन सी होती हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या गोल्ड या एसेट्स को सेल करने से जो पैसा आया है वो कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट की मदें होती हैं। तो करंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन, इससे बनता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप ये मार्केटिंग क्लिप देखते होंगे। और मैं एक बात आपको इन जनरल बताता हूँ कि कई बार जो इसका प्राइस है जो मात्र 249 रुपीज़ है, उसको देख के लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं इतना सस्ता नहीं होगा या फ्रॉड होगा, या 249 के अंदर 50 सैम्पल पेपर या 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन देता है। बट ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप जो अगर हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मात्र इतनी कम कीमत पे ही ये पूरे 7,500 MCQ अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, यानी हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है। इसके अलावा जो पैटर्न है हमारे यहाँ, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड होता है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो वो आखिरी के 30 क्वेश्चन वो भी रखे हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हैं। इसके अलावा एक मैं आपको थोड़ी सी बात और बता रहा था कि अब हमने इसके अंदर नोट्स भी देना शुरू कर दिया है। जो सैम्पल पेपर्स तो हैं ही हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री अब हम हर चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रहे हैं। जैसे कॉस्टिंग का हुआ, स्टैटिस्टिक हुआ, ऑडिट हुआ, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूँ लगभग 50 से 60 टॉपिक होते हैं। तो एक एक करके हम उनके नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो थोड़े बहुत नोट्स से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और मेन, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या नहीं है वो आपको इन क्वेश्चनों को लगा के मिलेगा। दबा के क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए और जॉब पाइए। एक और बात, नॉट ओनली ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लोगों के लिए रेलिवेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट में अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक होते हैं। 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे कम या ज़्यादा, पर मोर और लेस यही टॉपिक हुआ करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके जो कवर नहीं होता है तो आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर आता है बार बार स्क्रीन पे, आप उस पर व्हाट्सएप कर दिया करो। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप वो मुझे भेज दिया करो, मैं समय रहते ही उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। और बाकी ये क्वेश्चंस, एक और जनरल क्वेरी रहती है कि सर इसका PDF मिल जाएगा क्या? तो सर PDF नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर ही क्वेश्चंस देखने होंगे, वहीं पे आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, और जितनी बार आप क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन PDF के तरह सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं हो। चलिए, आखिरी के 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ऐप के अंदर जो 67th क्वेश्चन आपको मिलेगा 12वें सैम्पल पेपर में, वो ये है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल व्हेन ऑपरेटिंग पीरियड इज 44 डेज। ऑपरेटिंग पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, 44 डेज। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 18,25,000। मिनिमम कैश रिक्वायर्ड 50,000। नंबर ऑफ डेज 365 इन अ ईयर। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला। तो अब आप समझिए, सपोज कीजिए कि आपको एक साल में 18,25,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये भी कि आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल आप जानते हैं, रॉ मटेरियल से होते हुए वर्क इन प्रोग्रेस पे पहुंचते हैं, फिर फिनिश गुड्स पे आते हैं, फिर डेटर से कलेक्शन होता है। इस ऑपरेटिंग साइकिल में आपको करीबन 44 डेज रखते हैं। ठीक है, अब इसको 44 डेज को तो रखो आप साइड में। अब यूँ देखिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 5,000 रुपये पर डे। सर कैसे? ऊपर आपको कॉस्ट दे रखी है और नीचे आपको डेज दे रखे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका हर दिन का रिक्वायरमेंट है 5,000 रुपये। अब अगर आपको 44 दिन लगते हैं, दैट इज़ आपके पैसे को एक सर्किल कंप्लीट करने में 44 दिन लगते हैं, तो आपको 2,20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस 50,000 रुपये आप हमेशा अपने पास मिनिमम रखना चाहते हो फॉर इमरजेंसी और कंटिजेंसीज।
तो आपका टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 2,70,000। तो बिल्कुल इस भरोसे में मत रहिएगा कि क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी पूछेगा, प्रैक्टिकल थोड़ा ना पूछेगा। प्रैक्टिकल थ्योरी हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार कीजिएगा, और बातों बातों में समझ में आता है कि वर्किंग कैपिटल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उसके अंदर एक मेथड होता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। उसमें यही देखना होता है कि आपका एक चक्कर पूरा होने में कितने दिन लगते हैं। तो जैसे 44 डेज आपका एक चक्कर पूरा होने में लगते हैं, ठीक है। और जैसे आपका टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, उससे आपका पर डे रिक्वायरमेंट आ जाएगा, और इससे आपका ओसी रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि एक बार आपको जो रोटेशन जिसको बोलते हैं, रोटेशन घुमाने के लिए कितना पैसा चाहिए, और कंटिजेंसीज को ध्यान में रखते हुए आपका टोटल रिक्वायरमेंट है 2,70,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट, ऑडिटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बहुत ही अच्छा लेकिन आसान और अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है कि जैसे हमें पता है कि हम क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने जाते हैं। हम मान लीजिए सीए हैं और हमें अपॉइंट किया गया, हायर किया गया, और हम यहाँ पे जाते हैं और इसके अकाउंट्स की जांच करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वाउचिंग वेरिफिकेशन तरीका होता है, उसके दौरान हमारे पास कुछ पेपर्स तैयार होते हैं, कुछ चीज़ें वो तैयार होती हैं जिनको हम जिनमें हम चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। तो वो ऑडिट पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी हैं? क्योंकि वो फिगर्स हमने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स में से लिए हैं इसलिए वो क्लाइंट के हैं, या हमें सीए तो ICAI वालों ने बनाया है इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स उनकी संपत्ति है। तो सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करने गया है, जो वर्किंग पेपर होते हैं वो उसी की संपत्ति होती हैं। यानी ना तो ये ग्राहक की संपत्ति है, ना डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ना हमारे इंस्टीट्यूट की संपत्ति है। ये प्योर और प्योर ऑडिटर की संपत्ति है। बाद में यही इसका बचाव करती है। कभी कभी इसके ऊपर ऑडिटर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं कि आपने अपना काम लापरवाही से किया, आपने काम करने में ध्यान नहीं दिया। तो ये वर्किंग पेपर्स ही उसका सेफगार्ड होते हैं, उसे बचाते हैं कि नहीं, मैंने अपना काम कितना ईमानदारी से या सावधानी से किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री एंटरप्राइज सामने है ऑप्शन। सेकेंडरी मार्केट, कैपिटलिज्म, प्राइमरी मार्केट, सोशलिज्म। तो जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, निजी स्वामित्व होता है, फ्री एंटरप्राइजेज होती हैं, जिसकी एडम स्मिथ ने वकालत की थी, उसे पूंजीवाद कहते हैं सर। जहाँ पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, केवल वहाँ पे दो ही पावर होते हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई। वही चीज़ों को तय और रेगुलेट करते हैं, पूंजीवाद कहलाता है। गवर्नमेंट ओनरशिप और सेंट्रल अथॉरिटी, जहाँ सरकार की दखल अंदाजी होती है कि ये आप उद्योग नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ अगर होता है तो वो सोशलिज्म होता है। सरकार बहुत सारे रीजन से, खास करके ऐसी जो डेमोक्रेसीज जो अभी बन रही हैं, ऐसी कंट्रीज जो विकासशील अवस्था में हैं, वहाँ पे सोशलिज्म को अपनाया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप या दखल अंदाजी होती है। द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़, इसका तो आराम से याद कर लीजिए। जो नया नया माल बेचा जाता है वो प्राइमरी मार्केट में बेचा जाता है, और एक बार इशू हो चुका माल जब दोबारा बेचा जाता है वो सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है। तो जो नया कैपिटल होता है उसके लिए तो होता है प्राइमरी मार्केट, और जो पहले से ही यूज्ड तो कहें, पहले से ही खरीदी बेची जा चुकी सिक्योरिटीज़ को वापस से दोबारा खरीदने बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट हुआ करता है। तो पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का जो बाज़ार होता है वो द्वितीयक बाज़ार या गौण बाज़ार होता है, और जो नूतन दीर्घकालीन पूंजी का बाज़ार होता है वो आपका प्राथमिक बाज़ार होता है। जहाँ निजी स्वामित्व होता है वहाँ पूंजीवाद होता है, और जहाँ सरकारी स्वामित्व होता है वहाँ समाजवाद होता है। तो होप मैं आपको समझा पाया, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। होप वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो थोड़ा मुझे से मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को आप शेयर किया करो। हालांकि आपको डर लगता होगा शायद कि ना अच्छा वीडियो है, किसी और को शेयर करेंगे तो कोई और भी बहुत होशियार हो जाएगा, तो आपके बगैर शेयर किए तक भी लोगों तक पहुंच ही जाएगा वीडियो। खैर फिर भी मैं कहूँगा, आपको अपील करूँगा कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा। पूरी कोशिश रहेगी कि पहले आपको स्कूल लेक्चरर बनाया जाए और बाद में आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।